चलिए। विवेक भाई। थैंक्स अलॉट। थैंक्स सर। अलॉट सुधीर जी। बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। बहुत हाय बहुत विवेक आप भाई, सबका आभारी नमस्कार हूँ। भैया। हाय हाय। ईश्वर का आभारी हूँ। और मैं कहता हूँ ईश्वर का आभारी हूँ, लेकिन सच में यार आज बिल्कुल अपने दिल से बोल रहा हूँ कि ईश्वर मेरे सामने नहीं आते हैं। वो मुझे अपनी विश बताते हैं आप लोगों के थ्रू। उन्होंने मुझे अपनी विल समझाई थी मेरी वाइफ के थ्रू, है ना। तो ये लोग मेरे लिए ईश्वर के बंदे हैं यार। ईश्वर का पैगाम लाने वाले को कहते हैं ना कि वो है। आप उसको समझिए। तो इसीलिए मैं ये कहूँ कि मैं ईश्वर का आभारी हूँ या फिर मैं आपका आभारी हूँ। मुझे कभी कभी लगता है यार ये एक ही जैसी बात है, क्योंकि ईश्वर का ही तो प्रोग्राम है और ईश्वर ने ही तो मुझे यहाँ लाके बिठाया। आप उनके वक्ता हो उनकी तरफ से। तो जितना मैं आपको सुनता हूँ, जितना मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं उतना ही ठीक रहूंगा। टॉपिक मैंने और तरंग ने आपस में डिस्कस करके ये इसीलिए लिया था बिकॉज हम दोनों का ही ये मानना है कि अगर हम खुश नहीं हैं तो फिर ऐसी सोब्राइटी का कोई मतलब नहीं है। वो काफी फ्रेजाइल हो जाएगी और हम बहुत बहुत ज्यादा रिस्क में हमेशा रहेंगे। तो मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ। सुधीर जी, आपका भी आभारी हूँ, पायनियर ग्रुप का। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, माय बिलवेड वाइफ तरंग, आपका भी। आज की शेयरिंग जो है वो तरंग स्टार्ट करेंगी। हम लोग थोड़ी देर तरंग शेयर करेंगी, फिर मैं करूंगा, फिर वो करेंगी। इट्स लाइक हम लोग टाइम 10:15 तक हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर किसी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो तो वो उसको भी ले सकेंगे, किसी की बर्निंग हो तो ले सकेंगे। जी। तो तरंग प्लीज स्टार्ट करें। Thank you. Namaste everyone. Hi, this is Tarang, a very blessed and grateful Al-Anon member. मैं प्रगति ग्रुप इंदौर की मेंबर हूँ और सबसे पहले तो पायनियर ग्रुप नागपुर का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज इतने अच्छे मौके पर, जब मेरे हस्बैंड की सोब्राइटी को 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, हमें एक कपल शेयरिंग के लिए इनवाइट किया है। सो थैंक यू सो मच सुधीर जी एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो जो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि हैप्पीनेस और सेरेनिटी हम अचीव कर सकते हैं थ्रू द प्रोग्राम टूल्स ऑफ थ्रू द टूल्स ऑफ द प्रोग्राम। तो सबसे पहले जब आज से 7 साल पहले जब मैं प्रोग्राम में आई थी, तो ऑब्वियसली ना तो प्रोग्राम के बारे में कुछ पता था, ना ये पता था कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। और सबसे मतलब सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगी थी कि मैं अपने आप को इतना एडवांस्ड और अपने आप को इतना अप टू डेट समझने के बाद भी मुझे इस बीमारी की, अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, इसके बारे में एक रत्ती भी जानकारी नहीं थी। तो इस कार्यक्रम में आने के बाद जब मुझे पता चला कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है और मैं इस बीमारी के सामने शक्तिहीन हूँ, तो सच में बहुत सारे कहते हैं ना कान के कीड़े झड़ गए। जैसे कि जब मुझे यहाँ आके पता चला कि मैं उनकी बीमारी के लिए कुछ नहीं कर सकती, ये उनका कार्यक्रम है और उन्हें अपने इस 12 स्टेप प्रोग्राम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में काम कर कर ही वो अपने आप को सोबर रख पाएंगे और उनकी सोब्राइटी उनका उनका काम है। उसमें मेरा कोई भी किया हुआ कृत्य काम नहीं आएगा। मैं सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकती हूँ, उनके साथ चल सकती हूँ, पर मैं ये सोचूं कि मैं उनको इस बीमारी से बाहर निकाल लूं, वो नहीं होगा। ये एलेनॉन एक ही फेलोशिप में ही वो जाकर अपने आप को सोबर रख पाएंगे, अपने आप को रिकवरी में रख पाएंगे। तो जब मैं ये एलेनॉन ग्रुप में आई, क्योंकि मुझे बताया गया कि एक और पैरेलल ऑर्गेनाइज फेलोशिप है जिसका नाम है एलेनॉन, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फैमिली मेंबर्स के लिए एक म्यूचुअल सपोर्ट ग्रुप है, और वो अल्कोहलिक्स के साथ किस तरह से अपने जीवन के ताने बाने को बुनना है, उसमें हमारी मदद करती है और हमें ये बताती है कि ये बीमारी जब जीवन में आ गई है तो अब ये बीमारी हमेशा रहेगी, और इस बीमारी के साथ अब मुझे किस तरह से अपने जीवन को आगे चलाना है, किस तरह से मैं अपने जीवन में खुशी और सेरेनिटी ला सकती हूँ, ये मुझे अपने एलेनॉन के प्रोग्राम से सीखना है। क्योंकि इस प्रोग्राम ने मुझे बताया कि मेरी खुशियों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मैं अल्कोहलिक के ऊपर हमेशा इस चीज का ब्लेम नहीं डाल सकती कि उन्होंने ये शराब पी इसलिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया, पर मैंने भी कोई अपने जीवन को आबाद करने की कोई कर्म नहीं किए थे।
मेरा भी स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा, बहुत खुंदस भरा, बहुत गुस्सेल, और मैं भी बहुत ज्यादा अतिवादिता में जा चुकी थी। मेरे जीवन में से भी बैलेंस खत्म हो गया था। तो जब मैंने एल-एनोन में आके सबसे पहले ये सुना कि आई एम नॉट द कॉज, आई कैन नॉट क्योर एंड आई कैन नॉट कंट्रोल इट, तो कहते हैं ना कि एक जैसे मुझे एक नई राह दिखी, एक नया नजरिया दिखा कि हाँ, जब मैं उनकी बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ और ना ही मैं उनको ठीक कर सकती हूँ और ना ही मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ, तो अब मेरे पास क्या है? तो मुझे बताया गया कार्यक्रम से ही कि मैं उनकी केयर कर सकती हूँ। मैं उनको उनके पुराने कृत्यों के लिए, जो उन्होंने अपनी बीमारी में के लक्षणों के स्वरूप किए, उसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकती। वो बीमारी का हिस्सा था। अगर अब वो अपनी बीमारी पर काम कर रहे हैं, तो मुझे उनको बार बार उन्हीं हालातों में ले जाकर, उसी चीज में जलील कर कर अपने को वो विकृत आनंद नहीं देना है। तो इस प्रोग्राम ने जब मुझसे 3 C's की बात की, तो मेरे अंदर एक स्वीकार्यता आई, एक एक्सेप्टेंस आई कि हाँ, जब मैं उनकी बीमारी के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो मैं अपने ऊपर ध्यान दूं। मेरे अंदर जो विकृतियां आ गई हैं, मेरे अंदर जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स आ गए हैं, मैं उनको ठीक करने का प्रयास करूं और अपने जीवन में सुख और शांति लाऊं। क्योंकि अगर कोई किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एक जना जिम्मेदार नहीं होता। अगर मैं भी उस झगड़े में पूरी तरह पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, तो शायद वो झगड़ा वहीं रुक जाए। पर मैं तो उनसे भी ज्यादा चिल्लाती थी। जैसे मैं कई बार अपनी फेलोशिप में सुनती हूँ कि वो तो पीकर हरकतें कर रहे थे और मैं बिना पिए उनसे ज्यादा खराब हरकतें कर रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, दुनिया को बता रही थी कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैं कितनी बेचारी, मैं कितनी दुखी। तो इस कार्यक्रम ने मुझे बताया कि अगर मैं अपने जीवन में सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, सच्ची आजादी चाहती हूँ, तो मुझे इस 12 कदमों के आध्यात्मिक कार्यक्रम को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और जब मैं इस प्रोग्राम के स्पिरिचुअल पाथ पे चलूंगी, जब मैं इस प्रोग्राम के टूल्स को, स्लोगन्स को, स्टेप्स को और जो सेरेनिटी प्रेयर है, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करूंगी, तो मुझे वो सुकून और वो खुशी मिलेगी जिसके लिए मैं सालों से तरस रही हूँ। और वो खुशी ना मिलने का सारा बोझा और सारा ब्लेम मैंने अपने लव्ड वन पर डाल दिया है। तो मुझे प्रोग्राम ने बोला, मैं भी कम जिम्मेदार नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, वो इस प्रोग्राम ने मुझे सिखाया। मैं उसको बाद में आगे बढ़ाऊंगी। ओवर टू यू विवेक, अगर आप इन चीजों के बारे में अपना अनुभव शेयर करें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। फ्रेंड्स, विवेक अल्कोहलिक। हाँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में मेरा कंसेप्ट बहुत वास्टली चेंज हुआ, जिसके बारे में मेरी सोच बहुत चेंज हुई, वो थी जो आज का टॉपिक है, हैप्पीनेस एंड सेरेनिटी। तो जैसे मुझे लगता था कि भाई मैंने लाइफ में जो अचीव किया उससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी और मैं लाइफ में अच्छा काम करता रहूंगा, इससे मेरे को सेरेनिटी रहेगी, है ना। मतलब कि यहाँ पर किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की तो बात ही नहीं थी। मतलब मैं उन आनंदों पर निर्भर था जो बाहर से मिलते हैं। ओके, जबकि ए ने मुझे ये सिखाया कि यार ये हैप्पीनेस और सेरेनिटी है ना, ये जो आनंद है, सुकून है, ये और आत्म शांति, ये ऐसे ऊपर से फोर्स करके जबरदस्ती घुसड़ी नहीं जा सकती आपके अंदर, या आप इसको छीन के नहीं ले सकते। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ इससे मेरे को ये मिल जाएगी। सपोज मैंने एक कार खरीद ली, वो कार मेरी ड्रीम कार थी। काफी समय से मैंने सोचा था, मेरे कैरियर स्टार्ट हुआ था तब से मैंने सोचा था ये इस प्राइस टैग वाली, ये इस ऐसी कार मुझे खरीदना है। आज मैं वो कार खरीद पाया, है ना। तो ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है मेरे अंदर, लेकिन ये एक मटेरियल अचीवमेंट है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये मुझे मना नहीं करता, लेकिन ये हमेशा मुझे खुशी नहीं दे पाएगा। अगर एक इसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट है, तो जैसे ही मेरे पड़ोसी ने उससे महंगी कार खरीदी, बीइंग एन अल्कोहलिक, मेरा वो अचीवमेंट जीरो हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ भी है। तो यहाँ मुझे ए ने ये बताया कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करना पड़ेगी, मतलब आपके आनंद का जो सोर्स है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको अंदर से वो खुशी मिलेगी। आप खुश रहोगे, शांत रहोगे, तो अपने आप ही आप सोबर रहोगे। आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा अलादीन का चिराग घिसना नहीं पड़ेगा। कोई ऐसे तिलस्म वाली बात नहीं है कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा। कोई अलग से एक स्पेशल फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता।
जैसे सोब्राइटी में आने के बाद मेरे लिए एक चैलेंज था। मैं चाहता था कि मेरी फैमिली बिल्कुल ऐसी खुश रहे, उनके सारे पुराने दुख, उनकी सारी बुरी यादों को मैं खुरच के मिटा दूं। इसके लिए मैं क्या करूं? मैंने जो गलतियां हैं उनकी माफी के लिए मैं क्या करूं? तो मुझे यहाँ बताया गया कि आप ऐसे एक एक चीज को स्पेसिफिकली लेके मत चलो। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए आपकी सोब्राइटी आपको, और वो सोब्राइटी तब मिलेगी जब आप सेरेनिटी में रहोगे, और सेरेनिटी आपको तब मिलेगी जब आप अपने पुराने कंसेप्ट को हटाओगे। बिल डब्ल्यू ने कहा ओल्ड आइडियाज हैव टू बी अबंडेंट, पुरानी विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। तो वो अपने आप नहीं छूटेगी। रोज आप कुछ ऐसा हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, उससे नहीं छूटेगी वो, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। प्रेयर तो डेफिनेटली काम आएंगे, है ना, लेकिन मुझे पैसे वाला बनना है। मैं चला बैंक लूटने और भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ, हे भगवान मुझे पुलिस ना पकड़ ले। तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। मैं बोलूँ यार ईश्वर मेरी प्रेयर ही कबूल नहीं करते हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। मुझे वो करना पड़ेगा जो स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो मेरी उच्च शक्ति मुझसे चाह रही है। वो कैसे पता पड़ेगा? जब मैं 12 स्टेप्स में आऊंगा। उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को ये करना था कि मेरी सेरेनिटी की है ना एक एक फाउंडेशन थी, है ना, मुझे आत्म शांति मिले इसके लिए एक फाउंडेशन थी, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज द की। हमारी इंग्लिश बिग बुक में वो स्टोरीज में आता है ना, कि वो स्वीकार्यता सबसे पहले मेरे अंदर जरूरी थी कि नहीं भैया मैं नहीं पी सकता हूँ। अभी बीवी बच्चा दुनिया के साथ क्या किया, कितना नुकसान कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ये सब बाद में। एक तरीका है यार, एक प्रोसीजर है। मैं उठा के पहले दिन से सबसे माफी मांग लूं, कुछ नहीं होने वाला उससे, वापस से हाथ में आ जाएगी। कई मेंबर्स को सुना है मैंने, है ना? एक तरीका है, मैं अगर उस तरीके से चलता हूँ तो ठीक रहता हूँ। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग एक्सेप्टेंस, है ना, कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं शराब से मैं पीड़ित हूँ, शराबियत की बीमारी से पीड़ित हूँ, अल्कोहल को कंट्रोल में नहीं पा पाता हूँ, इसके लिए डिनायल। सिर्फ यही डिनायल नहीं था, मेरे साथ दूसरा भी तो प्रॉब्लम था ना, कि मैं वास्तविकता को स्वीकार करने को नहीं तैयार था कि यार मेरी इतनी वाट लग चुकी है, काफी कुछ बर्बादी कर चुका हूँ, बहुत तरीके अपना लिए, सारे तरीके फेल होते जा रहे हैं। लिखा ना बिग बुक में कि हमने एन नंबर ऑफ वेज अपनाए, दे अटरली फेल। ये मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट स्टिल मैं क्या कर रहा था? लोगों से, परिस्थितियों से लड़ रहा था। इवन मैं अपने इमोशंस को ओवरकम करने की कोशिश करता था, अपनी भावनाओं पे काबू करने की कोशिश करता था। मैं अगर दुखी हूं तो थोड़ी देर बाद ही सोचता था नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं, वो तो गलती से मैं थोड़ा ज्यादा डेप्थ में चला गया था। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, है ना। मैं कभी अपने पास्ट पे अफसोस कर रहा हूँ, कभी मैं फ्यूचर को लेके डरा हुआ हूँ, या फिर कभी मेरे अंदर ये आ रहा है कि मैंने तो क्या हो जाना चाहिए था, मैं हो सकता था, इस आदमी ने मुझे वहां तक पहुंचने नहीं दिया। सबसे बढ़िया तो ये था कि मैं गलत घर में पैदा हो गया, है ना, गलत धर्म में पैदा हो गया, गलत कंट्री में पैदा हो गया। ये आखिरी वाला मैंने बहुत बार सोचा कि यार मैं गलत कंट्री में पैदा हो गया। बिकॉज क्या है ना, मेरी रियल सिस्टर शी इज अ यूएस सिटीजन, तो मुझे ये बात बार बार लगती थी कि उसकी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस इसलिए हुई क्योंकि वो वहां 20 साल पहले शिफ्ट हो गई, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इसीलिए मैं अल्कोहलिक बना, है ना। तो मुझे बताया गया कि यार आपकी सेरेनिटी जो है ना वो तब स्टार्ट होगी जब आप चीजों से लड़ना बंद कर दोगे। तो क्या इसका मतलब मुझे हथियार डाल देने थे? नहीं यार, उन्होंने बोला यही तो प्रॉब्लम है, आप वो नहीं करते हो जो आपको करना चाहिए था। करेज नहीं है आपके अंदर। वो प्रेयर में कहा गया हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिनको मैं बदल सकता हूँ। तो मैं उसके ऊपर कभी भी काम नहीं कर पाया। मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरा रियल प्रॉब्लम क्या है। मेरा रियल प्रॉब्लम, जैसा बिग बुक में कहा गया ना कि भाई द रियल प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक लाइज इन हिज माइंड रादर देन द बॉडी। तो मुझे मेंटल ऑब्सेशन से बाहर निकलना था ना। प्रॉब्लम मेरी थ्री फोल्ड बताई गई, दैट वाज फाइन, कि फिजिकल क्रेविंग है, मेंटल ऑब्सेशन है, एक आध्यात्मिक बीमारी स्पिरिचुअल इलनेस है, बस ये। लेकिन क्या है ना कि मेरा जो तरीका है, मैं मेरे तरीके से हट के दूसरे तरीके पर आना ही नहीं चाहता हूँ। मैं क्लोज माइंडेड हूँ। मुझे लगता है दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट, है ना। वन ड्रिंक वोंट हर्ट, है ना भाई, मुझे भी हक है, एक पैक से क्या हो जाएगा, इस बार मैं ऐसा कर लूंगा, इस बार मैं जिम चला जाऊंगा, इस बार मैं इसको इस तरह से मैनेज करूंगा। ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ तरीके मेरे पास में थे। जैसे अगर एक आध तरीका मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे पास ये तरीका था कि वाइफ को और बच्ची को
मैं जब सोसाइटी में आया तो हमारी डॉटर 10 साल की थी। तो उसके पहले उसके 3 साल 2016 से 2019 ये पीरियड मेरा एक्यूट अल्कोहलिज्म का रहा। अभी आई एम 48 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब 38 से लेकर 41 साल की उम्र तक मेरा एक्यूट अल्कोहलिज्म रहा। तो मैं कई बार उस परेशानी को ओवरकम करने के लिए अपने परिवार की गुड बुक्स में आने के लिए, बल्कि परिवार से ज्यादा खुद अपनी गुड बुक्स में आने के लिए ना, मैं कभी उनको पकड़ के शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ और बेतहाशा शॉपिंग करा रहा हूँ। वो मना कर रहे हैं, ये चीज हमारे पास ऑलरेडी है, नहीं चाहिए। या उनकी कोई इच्छा नहीं है, चलो 2-3 दिन बाहर घूम के आ जाते हैं, है ना, घूम के आ जाते हैं। उनको ये पता था कि भैया घूमने जाएंगे, ये आदमी क्या करेगा, गाड़ी में बैठते से ही ये अपना पीना शुरू करेगा। जब तक उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ये तब तक पिएगा। होटल में चेक इन बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, वहां पे जाके ये सो जाएगा। सोने के बाद में ये दिन भर सोता रहेगा, शाम को उठेगा, रिसोर्ट में हम एक चक्कर भी नहीं लगाएंगे, ये फिर पी लेगा। और आखिर में ये इस तरह से शो करेगा जैसे उसने बहुत बड़ा काम किया, हम लोगों को इतना अच्छा घुमा दिया। और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा ही होता था। अब इसमें हैप्पीनेस, सेरेनिटी कहीं नहीं थी। फैमिली तो ठीक है, सबसे पहले मुझे अपनी केयर करना होती है, ए में ये सिखाया गया मुझे। तो मेरी भी हैप्पीनेस और सेरेनिटी नहीं थी। मैंने किया तो वो उसी के लिए था कि मुझे खुशी मिले, परिवार को खुशी मिले, और मुझे एक अंदर से है ना एक संतुष्टि आए, थोड़ी सी ना कंटेंटमेंट आए कि हाँ मैं कुछ तो ठीक कर रहा हूँ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं मतलब फिजिकली भी अपने आप को जोर डाल रहा हूँ, एक्सर्ट कर रहा हूँ, पैसा भी खर्च कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में भी मुझे कोई कंटेनमेंट नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करने को कहा जा रहा है। वेल ओके तरंग, प्लीज कंटिन्यू। जी, थैंक यू। तो जैसे कि ये प्रोग्राम कहता है ना कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है। इस प्रोग्राम में आने से पहले मुझे लगता था कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी अहमियत इस चीज की है कि मेरा लव्ड वन शराब पीना छोड़ दे। क्योंकि मुझे लगता था मेरे सारे ओकेजन्स, मेरी सारी खुशियां उस पे आधारित है कि वो ना पिए, क्योंकि डर था ना वो ज्यादा पिएंगे तो हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा पी लेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर उनकी तबीयत की चिंता सताती थी, उनकी मौत का डर लगता था, सारे फाइनेंसेस खत्म हो जाएंगे अगर वो इसी तरह से पीते रहे और कमाएंगे नहीं अच्छे से, तो फिर कैसे चलेगा। तो इस प्रोग्राम ने मुझे कहा कि अगर मैं रिकवरी में आना चाहती हूँ और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में सुकून आए, तो मुझे अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने खुद की वेलबींग पे अपने फोकस को लाना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करनी पड़ेगी। उसके लिए जरूरी है कि मैं अपनी हेल्दी फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज बनाऊं, मैं 12 स्टेप्स को कंसिस्टेंटली अपने लाइफ में फॉलो करूं, प्रोग्राम के जो टूल्स हैं उनको कंसिस्टेंटली यूज करूं, मैं जो एल-एन-ऑन फैमिली ग्रुप्स मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, जो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, जो मुझे प्रैक्टिकल वेज सिखा रहे हैं कि मैं उन पे चलकर अपने अंदर के इमोशनल बैलेंस को वापस ला सकती हूँ, मैं अपने अंदर अपनी इनर पीस को डेवलप कर सकती हूँ। तो जब मैं इन हेल्दियर वेज को अपनी लाइफ में अपनाना शुरू करती हूँ, तो ही मैं अपनी केयर कर पाऊंगी। और जैसे कहते हैं ना, अगर मेरा ग्लास ही खाली है, अगर मेरे अंदर ही कोई शांति, कोई खुशी नहीं है, तो मैं दुनिया में क्या बांटूंगी, मैं अपनी फैमिली में कैसे खुश रह पाऊंगी। अगर मैं ही कुर्ती कलपती रहूंगी तो मैं वही चीज आगे बढ़ाऊंगी। तो प्रोग्राम मुझे अब बता रहा है कि मैं किस तरह से सिर्फ दिखावटी खुशी नहीं, एक्चुअल खुशी अपने जीवन में ला सकती हूँ। तो उसके लिए जरूरी है कि मैं मीटिंग्स में जाऊं, मैं इस प्रोग्राम के तरीकों को समझूं और फिर उनको अपने लाइफ के हर आयाम में अपनाना शुरू करूं। तो उसके लिए मेरे पास सेरेनिटी प्रेयर है, जो मुझे बताती है कि मैं किस किस चीज पर काम करके मतलब मैं कहाँ कहाँ शक्तिहीन हूँ और मैं कहाँ कहाँ शक्तिवान हूँ। तो मैं उन चीजों पे काम करूं, जिन चीजों को मैं नहीं बदल सकती उनको मैं वैसा ही स्वीकार कर लूं, और जिन चीजों को मैं बदल सकती हूँ, ईश्वर उसके लिए मुझे हिम्मत दे कि मैं उन्हें बदलूं, तभी तो कोई बदलाव आएगा ना। जैसे कई बार मुझे पहले जब मैं प्रोग्राम में बहुत शुरुआत में थी तो मुझे लगता था बदलना क्यों है, क्योंकि बदलाव इसलिए लाना है
दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बदलाव मुझे इसलिए लाना है कि मैं अभी जिस परिस्थिति पे और जिस स्थान पे हूँ वहां पे आई एम नॉट कंटेंटेड। मैं वहां पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल है और मैं बहुत दुखी हूँ। तो इसलिए मुझे मेरे वो पुराने तरीकों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ नया अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। मैं अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहती हूँ। तो उनको बदलने के लिए मुझे बाकी दुनिया पे ब्लेम डालने की जगह, जिस तरह से अभी मेरे लव्ड वन शेयर कर रहे थे कि दुनिया, देश खराब है, मेरा धर्म खराब है, मेरा घर खराब है, मैं जहाँ पैदा हुई वो सब खराब है, तो उन सब से मुझे बाहर आकर मुझे ये देखना है कि उन सब पे तो मैं शक्तिहीन हूँ ना। मेरे पैदा होने में, मैं किस घर में पैदा होंगी, किस देश में पैदा होंगी, उस पर मेरा कोई भी वश नहीं था। पर अब मैं अपने जीवन में किस तरह से अपने जीवन को आगे ले जाना चाहती हूँ, मैं कहाँ अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहती हूँ, उसके लिए प्रयास मुझे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं 12 स्टेप्स को फॉलो करूँ, मैं अपने लिए एक स्पॉन्सर लूं जिनसे मैं खुल के अपने दिल की सारी कुंठाएं, अपने सारे इमोशनल आउटबर्स्ट उनके साथ शेयर कर पाऊं। मेरा जो कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर है, उस अपनी किताबों को पढूं, क्योंकि उनमें वो सारे तरीके दिए हुए हैं जिससे मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है, मेरे जीवन में स्थायी खुशी का प्रवाह हो सकता है। मैं सर्विसेज में आगे बढ़ूं, क्योंकि जब मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझे वो एक अपने, कहते हैं ना, अपने आप के लिए एक सुकून महसूस होता है कि हाँ, मैं कुछ काबिल हूँ। क्योंकि जब एक्यूट अल्कोहलिज्म था, धीरे धीरे करके तो मैंने अपने आप को ये मान ही लिया था कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ भी अच्छा कर ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने तो अपने भरसक प्रयास किए थे ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया था कि मैं अपने लव्ड वन को शराब की आदत से बाहर निकाल लूं। और जितनी बार मैं औंधे मुंह गिरती थी, उतनी बार मैं अपने आप को और प्रताड़ित करती थी, अपने मेरा सेल्फ एस्टीम और कम होता जाता था कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, मैं कितनी छोटी सी चीज नहीं रोक पा रही, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना ये बीमारी है। तो मुझे लगता था एक लत ही तो है। तो एक औरत में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि वो अपने लव्ड वन को उससे बाहर निकाल पाए। पर प्रोग्राम ने मुझे कहा कि मुझे बहुत सारा धैर्य चाहिए, मुझे डिटैचमेंट विद लव प्रैक्टिस करना है, कि जो चीजें वो खुद कर सकते हैं वो मैं उन्हें करने दूं, उनको उनके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस खुद फेस करने दूं। तभी तो मुझे आजादी महसूस होगी ना। जब मैं सारे टाइम उनके आगे पीछे नहीं घूमती रहूंगी, तो ही तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या क्या विकृतियां आ गई है, मुझे अब किस तरह से अपने लिए काम करना है, किस तरह से मैं अपने आप को अब किस राह पे मैं अपने आप को चलाना चाहती हूँ, उसके लिए कदम मुझे ही उठाने पड़ेंगे। मेरी खुशी की चाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए, कि वो क्या कर रहे हैं उसके लिए मेरा बस नहीं है, पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ, मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, इन सब का वश मेरे ऊपर है। तो मैं जब अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हूँ, जब मैं अपने इमोशंस को समझने लगती हूँ, और जब मैं अपनी हर एक्शन के पीछे का एग्जैक्ट रीजन जानने लगती हूँ, तो ही मैं अपने जीवन में उन चीजों में बदलाव लाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाती हूँ। तो एक आप आगे बढ़ाना चाहेंगे इससे, प्लीज? थैंक यू। या थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, विवेक अल्कोहलिक। अभी थोड़ी देर पहले तरंग ने कहा था कि भाई मैं अपने आप को कभी नहीं देख पाता कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, है ना। चीजें उस तरह से नहीं ठीक हो सकती जिस तरह से मुझे ठीक होती हुई वो लगती थी। खास तौर से क्योंकि आज एक ओपन मीटिंग है, जब मुझे ये लगा ना, अभी चलिए 2 मिनट के लिए शराब से तो मैं दूर हो गया था, 90 दिन रिहैब में था, और कुछ ऐसा चमत्कार था कि रिहैब गया पहले दिन से कोई शराब पीने का ख्याल नहीं आ रहा था। तो ठीक ही था, वहां से निकला जब 90 दिन के बाद, तब भी कोई ख्याल नहीं था। ए मीटिंग्स में जाने लगा, बिना मन के ही सही, मन मार के ही जा रहा था वाइफ का मन रखने के लिए। तो शराब का तो कोई ख्याल नहीं था, है ना। लेकिन मेरे अंदर एक होड़ सी लगी थी कि मुझे सब कुछ बहुत जल्दी ठीक करना है ना। तो वो सब कुछ ठीक कैसे होने वाला था? तो अभी जैसे मैं पहले कह रहा था, मेरे तरीके से तो वो नहीं होने वाला था, ये उस समय समझ में नहीं आया था। बात ये थी कि जैसे अभी तरंग ने कहा ना कि वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता जो सॉरी, वो आदमी किसी को खुश नहीं रख सकता जो खुद खुश नहीं है। वो आदमी चीजों को क्या ठीक करेगा जो खुद ही ठीक नहीं है ना। First, I'll have to check whether if my house is in order.
है ना, मेरे अंदर का जो मामला है उसमें अगर घनघोर अस्त व्यस्तता है तो मुझे उसकी तरफ ध्यान देना था। ये कंसेप्ट तो मुझे पता ही नहीं था, है ना। तो बात बस वहीं से स्टार्ट हुई थी कि भाई मैं अल्कोहल को कंट्रोल में नहीं कर सकता। भाई पहले तुम इसमें से तो बाहर आओ, तब तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अब इसमें से बाहर आने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि शराब मैं पी रहा हूँ कि नहीं पी रहा हूँ। भाई मैं तो नहीं पी रहा था, मैं तो रिहैब में भी नहीं पी रहा था। अगर ऐसा ही था तो फिर 90 दिन का रिहैब की बजाय मैं 1 साल का रिहैब कर लेता, तो उससे सारी मेरे अंदर वो रिकवरी भी आ जाती क्या, हैप्पीनेस और सेरेनिटी आ जाती क्या? नहीं सर, नो, एब्सोल्युटली नॉट, है ना। बात ये थी कि क्या मेरे अंदर इस चीज का रियलाइजेशन है क्या कि हाँ यार मैं इसको कंट्रोल में नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे इसके बिना बहुत अच्छा जीवन सीखना होगा और वो पॉसिबल है थ्रू द 12 स्टेप्स, है ना। तो वो लेवल का एक्सेप्टेंस, वो ऑनेस्टी कि हाँ इसके कारण से मेरी लाइफ अनमैनेजेबल हुई है, यहाँ तक आने के लिए ना मुझे वो 12 स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी था। बिना अल्कोहल के रहना, अ, अब मुझे ऐसा लगता है कि सच में जब मैं दिन रात पी रहा था तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था शराब से दूर होने के लिए। आज अपनी इस मीटिंग में शायद कोई ऐसा अल्कोहलिक हो जिसका अभी ड्रिंक करना चल रहा हो, या जो अभी स्ट्रगल में हो, या जो नई सोब्राइटी में हो, तो उसको शायद ऐसा लग सकता है कि शराब से दूर कितनी मुश्किल से मैं हुआ हूँ, ये कितना। मुझे तो यार पर्सनली ये लगता है कि इसके बाद में असली सफर स्टार्ट होता है, क्योंकि इसको मैं मजबूत कैसे करता हूँ। शराब से दूर होना आसान है, या आसान शब्द नहीं बोलूं मैं कहूँ कि शराब से दूर होना मुश्किल है, लेकिन दूरी बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि मैंने जो अपने आप के आसपास वो जो अभेद्य किला जैसा बना रखा है, बहुत मजबूत दीवार बना रखी है कि एक ना तो आवाज और ना ही कोई प्रकाश की किरण वो अंदर आ सकती है ना। मैंने इतना अपने आप को बंद किया हुआ, इतना क्लोज माइंडेड हूं मैं। प्रॉब्लम वो है, उसका टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जहां तक रिलेशनशिप की बात आती है, हैप्पीनेस की बात आती है ना, जो आज का टॉपिक है, तो मुझे अपने अंदर आइडेंटिफाई इन चीजों को करना था। जैसे मेरा एंगर है ना, मेरी सेल्फिशनेस है। बिग बुक में कहा गया सेल्फ सेंटर्डनेस एंड सेल्फिशनेस आर द रूट कॉज। डिसऑनेस्टी है ना, और वो डिसऑनेस्टी के कारण ही मेरे डर भी होते हैं। सेल्फ सेंटर्डनेस के कारण से मेरे डर होते हैं। मैं किस तरह से इमोशनली अप डाउन मेरे अंदर होते हैं, ये मुझे मेरे नजरिए से नहीं देखना था, ये मुझे किसी दूसरे के नजरिए से देखना था। ऐसे ही नहीं बिग बुक में कहा गया है कि भाई आप 5th स्टेप में स्पॉन्सर के सामने इस चीज को शेयर कीजिए। वो कोई सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको आपकी ईमानदारी चेक करनी है। अरे अगर मैंने स्पॉन्सर के सामने 100% भी सब कुछ सच बता दिया है तो स्पॉन्सर कोई मेरे को सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, ना ही वो कहीं किसी ए मीटिंग में मेरा नाम और मेरे होम ग्रुप का नाम लेके बताते हैं कि विवेक मेरा बड़ा अच्छा स्पॉन्सर है, उसने तो सब कुछ ईमानदारी से बताया। कुछ नहीं है, उसके पीछे का पर्पज ही अलग है ना। वो मैं समझ नहीं पाया। मीटिंग्स में कई बार सुनता था, लेकिन अब वो उस तरह से बात भेजे में नहीं घुसती थी जैसे कि वो घुसना चाहिए थी। क्यों मुझसे कहा गया था कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी होना जरूरी है? क्योंकि जब तक आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं होती ना, वो ग्रेटिट्यूड ही नहीं होता। अभी जैसे मैंने कहा ना कि भाई मेरा बचपन का सपना था जिस कार को खरीदने का, वो कार जब मैंने खरीद ली तो उसके थोड़े टाइम बाद भी मुझे वो वैसी खुशी क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मैंने एक पहाड़ को फतेह किया है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है मेरे अंदर, ग्रेटिट्यूड नहीं है। अगर वो ह्यूमिलिटी नाम की कोई चिड़िया होती ना मेरे आसपास तो कभी ग्रेटिट्यूड आता भी। लेकिन वो जो बचपन के सपने को जब मैंने हासिल किया तो उसने तो मेरे ईगो को मल्टीफोल्ड बढ़ा दिया यार। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये है तो एक मटेरियल थिंग, भौतिक सुख है ये। तो जैसे ही मेरे पड़ोसी ने या मेरे किसी दोस्त ने वो कार खरीदी, और जब उससे अच्छी कार किसी ने खरीदी तो मुझे तो ऐसा लगा मेरा पहाड़ गिर गया, सब खत्म हो गया। अब किसको दोष दूं इसका? जिसने वो कार खरीदी उसने मेरे से पैसा लूट के थोड़ी ना खरीदी, उससे तो मेरे रिलेशन अभी भी अच्छे हैं। पर अब अचानक मुझे उसके ऊपर खुन्नस आने लगी। तो बात वही है कि जो इंसान खुद खुश नहीं है वो दूसरे को कभी खुश रख ही नहीं सकता यार। ये तो बातें तब की है जब शराब बहुत कम थी, 1 महीने में एक बार पीना, वो भी 2-3 पैक पीना। मेरा शराब पे कंट्रोल था, तब से ये चीजें मेरे अंदर थी। शराब को क्या दोष देना यार? शराब में प्रॉब्लम होती ही तो सिर्फ सारे अल्कोहलिक्स में सिर्फ 8 to 10% अल्कोहलिक होते हैं, ऐसा क्यों होता?
है ना, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। तो वो शराब को जब मैंने हाथ लगाया उसके पहले से थी, वो फिजिकल एलर्जी भी पहले से थी। कहा गया है ना हमारे यहाँ वो पैदाइशी थी। डॉक्टर्स की ये फाइंडिंग्स हैं, आज भी हैं। और मैं जिस तरह से अतिवादिता करता हूँ ये भी मेरे अंदर पहले से था। इसके ऊपर मेरे को ध्यान देना बहुत जरूरी था, अदरवाइज तो फिर हैप्पीनेस और सेरेनिटी कभी मेरे पास भी नहीं आने वाली थी। तो वो खास तौर से जो स्टेप 6 और 7 है ना हमारे, वो मुझे मेरे साथ भी ये गड़बड़ हुई थी कि वो जब स्पॉन्सर के साथ काम हुआ तो उसके बाद में बहुत अच्छे से उन्होंने कहा था कि विवेक ये जो स्टेप 6 और 7 है ना ये बड़े अंडररेटेड है, मतलब इनके ऊपर बड़ा कम ध्यान देते हैं इन लोग। तो मैंने उनको कहा हाँ तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात भी क्या है, बिग बुक में कितना कम तो लिखा हुआ है उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि 12 एंड 12 है ना तुम्हारे पास। मैंने कहा हाँ, तो 12 एंड 12 में तो अच्छे से लिखा हुआ है, जितना लेंथ बाकी स्टेप्स की उतनी लेंथ वो उनकी भी है, तो उसमें से पढ़ लो, है ना। ये तुमको जिंदगी भर करना है। अगर तुम कह रहे हो कि ईश्वर मेरे सभी चरित्र दोषों को दूर कर दें, तो वो खुद दूर करने थोड़ी ना आएंगे। वो चाह रहे हैं कि तुम उनका कहना मानो और फिर वो करो तुम, तब वो दूर होंगे। और 7th स्टेप ह्यूमिलिटी की बात कर रहा है, विच वॉज एंटायरली मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ, है ना। भाई मैं तो जब मेरी पत्नी को भी ये कहता था शायद आप लोगों को सुन के हंसी आएगी, जब मैं मेरी पत्नी को भी ये कहता था कि आई लव यू, मुझे तो उसमें भी ह्यूमिलिटी नहीं महसूस होती थी यार। मतलब ऐसा अब मुझे समझ में आ रहा है ना। ये उस टाइम भी है ना एक तरह का प्राउड था कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मतलब एक तरह से कि हे हे लड़की तुम धन्य हो चुकी हो। इट वॉज लाइक दैट, है ना। शुरू शुरू की बात है, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो मेरी फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव थी और मेरे जो इन लॉज हैं वो थोड़े से फॉरवर्ड लुकिंग थे। तो मेरी वाइफ की फैमिली में ये चलता था कि पब्लिकली अपने हस्बैंड को गले लगाना या किस करना उनके यहाँ चलता था, मेरी फैमिली में नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों के बाद में मैंने भी उस चीज को एक्सेप्ट किया और इस चीज की पहल की कि हाँ कभी अगर आप वाइफ के साथ एक थाली में खाना खा रहे हो और किसी ओकेजन पे उसको गले लगा रहे हो तो ये कोई पाप नहीं है, बड़ों की शर्म और उनका लिहाज को मेंटेन रखते हुए। तो जब मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया तो मैं अपनी वाइफ को एक तरह से इसके लिए मैं चाहता था कि उनको मेरा एहसान मानना चाहिए कि देखो विवेक कितना चेंज हो गया है। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, बट लेकिन है ना मेरे तो प्यार में भी ह्यूमिलिटी नहीं थी यार। जबकि प्रेम और विनम्रता ये तो बिल्कुल मतलब एक मतलब साथ 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 चलने वाली चीजें होना चाहिए। मतलब मैं इतनी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हूँ, तो मुझे काम इनके ऊपर करना बहुत जरूरी था कि मेरे अंदर ये ग्रेटिट्यूड तब आएगा जब मेरे अंदर ह्यूमिलिटी होगी, अदरवाइज तो वो नकली ग्रेटिट्यूड रहेगा, है ना। मुझे अगर अपने रिश्ते ठीक करने हैं तो एक चीज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी थी कि घड़ियाली आंसू बहा के रिश्ते ठीक नहीं होते हैं। अपने आप को पहले गिल्ट में से निकालना बहुत जरूरी है। तो मैंने अगर मेरी वाइफ के लिए मेरी डॉटर के प्रति मैंने कुछ गलत किया है तो सबसे पहले मुझे खुद को अपने आप को माफ करना पड़ेगा, दूसरे का कॉलर पकड़ के नहीं कि साले तुम मुझे माफ करो ही सही, है ना। मुझे अपने आप को इज्जत की नजर से देखना स्टार्ट करना पड़ा। ये मैंने ए से सीखा यार, आईने में अपने आप को देख के थोड़ा सा इज्जतवान महसूस करना। इज्जत मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राउड, घमंड बहुत बहुत ही महीन सी लकीर है, पता नहीं चलता वो कब इधर उधर हो जाता है। तो पहले वो प्रॉब्लम था, आईने में देख के घमंड होता था। लेकिन ए में आने के बाद इस स्टेप पर पे जब काम कर रहे थे ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट लौट रहा था कि हाँ यार विवेक तू लाइफ में पहली बार है ना वास्तव में कुछ ऐसा कर रहा है जो तेरे लिए अंदर से काम आ रहा है। पैसा मैंने कमाया यार, ईश्वर की बड़ी कृपा रही, पैसा मैंने कमाया, बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ, किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं हुई। मेरी बहुत कम एज थी, फादर एक्सपायर हो गए थे, आई वॉज जस्ट 16 साल का था मैं, बट फिर भी पैसे की कभी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अल्कोहल ने भी मुझे उतना बर्बाद नहीं किया जितना मैं यहाँ पे लोगों के बारे में सुनता हूँ। बहुत अच्छी और मेरे बिल्कुल नेक्स्ट कॉलोनी में रहने वाली लड़की से मेरी शादी हुई, मतलब सब कुछ लाइफ में अच्छा हुआ, है ना। तो हर कुछ चीजें ये सारे मेरे लिए मटेरियल अचीवमेंट है। तो इनके कारण से मुझे लगने लगा कि मैं इनके लिए एंटाइटल्ड हूँ, है ना। तो ये तो मुझे मिलते ही रहना चाहिए। लेकिन वो पहली बार आके ना जब ये ह्यूमिलिटी नाम की चीज आई ना, तब लगा कि यार मैं शायद अपने लिए कुछ ठीक कर रहा हूँ।
और तब जब मैं आगे बढ़ता हूँ ना, जब मैं प्रैक्टिकली अपनी मिस्टेक्स को जल्दी से एडमिट करना ठीक करता हूँ, मेरा बिहेवियर थोड़ा सा प्रॉपर होने लग जाता है ना। प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को गिफ्ट से लाद रहा हूँ, मैं उसको बहुत सारी खुशी देने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, वो यार प्यार करने का, पहले मैं मूवीज में सुनता था, मुझे लगता था बड़ी बेवकूफी है, बट नहीं यार, ये वास्तव में बहुत ज्यादा ट्रू है। ट्रू ह्यूमिलिटी को एकदम अगर पीक पे ले जाया जाए तो यार सामने वाले को बुरा नहीं लगने देना। और अगर इसको पति पत्नी के रिलेशनशिप के रूप में बात करूं, तो मेरी पत्नी जो चाह रही है, जिस चीज से उसको खुशी अगर मिल रही है, तो वो चीज कर देना, ये है असली प्रेम। मैंने देखा जब मैंने ये करना स्टार्ट किया, अभी भी बड़ी मुश्किल होती है उसमें मुझे लेकिन हाँ, ये करना स्टार्ट किया, और तब फिर जब मैंने आईने में देखा तो बड़ा अच्छा लगा। तरंग, प्लीज कंटिन्यू। जी, थैंक यू सो मच। रियली जब ये हम 12 कदमों की बात करते हैं ना, तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि अगर मुझे सच्ची आजादी चाहिए अपने अंदर की कुंठाओं से, अपने अंदर की सेल्फ ब्लेमिंग एटीट्यूड से, और अगर मैं अपने अंदर एक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ लाना चाहती हूँ, तो मुझे 12 स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा, मुझे स्लोगन्स पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 12 स्टेप्स है, माना ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस से अडॉप्टेड है, पर ये हमको एक स्ट्रक्चरल पाथ देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं कि जिस पे चल के मैं अपनी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ कर सकती हूँ। जैसे स्टेप 1 में मैं अगर अपनी शक्तिहीनता मानती हूँ और ये मानती हूँ कि हाँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो फिर अब उसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। मैं पूरी दुनिया से ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो मेरे जीवन को व्यवस्थित कर दे। जो गलतियां मैंने की है, उसका रिड्रेसल मुझे ही करना पड़ेगा। तो जब मैं ये समझने लगती हूँ कि हाँ, मेरे उठाए हुए जो कदम थे वो गलत जा रहे हैं, तो ही मैं ईश्वर को अपने आप को समर्पित करने के लिए, सरेंडर करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाती हूँ। तभी तो मैं ये मान पाऊंगी ना कि हाँ, कि मैं अगर अपने जीवन को अपनी उच्च शक्ति के ऊपर निर्भर करूंगी, तो मेरे जीवन में सुकून और शांति आएगी। जब मैं अपना एग्जामिनेशन करूंगी और मैं अपनी की हुई गलतियों को स्वीकारूंगी, और तभी तो मैं उनको दूर करने के लिए कदम भी उठा पाऊंगी ना। जब तक अगर मैंने माना ही नहीं कि मैंने किसी के साथ कुछ गलती की है, तो मैं उससे माफी मांगने भी नहीं जाऊंगी। और अगर दुनिया दिखावे के लिए मैं माफी मांगने जाऊंगी, तो वो सामने वाले को अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे वे कहा करते थे कि तरंग, तुम्हारे मुंह से सॉरी नहीं निकलता, और तुम अगर सॉरी बोलती भी हो ना, तो ऐसा लगता है तुमने सॉरी बेच दिया, कि बस तुमको शांति आ जाए इसलिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बाकी तुम ना तो वो सॉरी तुम मीन करती हो, और ना ही तुम्हारे आगे के एक्शन ये बताते हैं कि तुमने अपनी उस गलती को माना था। तो रियली जब मैं अपनी गलतियों को मानती हूँ ना एक्चुअल में, तो ही मैं उनको बदलने के लिए कुछ प्रयास कर पाती हूँ, तभी मैं अमेंड्स कर पाती हूँ। और ये जब मैं स्टेप्स को वर्क करती हूँ अपनी लाइफ में, स्लोगन्स को वर्क करती हूँ, तो जो मुझे एक्चुअल आजादी मिलती है ना, वो मेरे जीवन में जॉय को बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ाती है। तो जो हमारे सिंपल सिंपल स्लोगन्स हैं, वो मतलब याद करने में भी इतने आसान है, और उनको हम बार बार अपने दिमाग को याद दिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े शब्द हैं कि जिनको हमको रट्टा मारना पड़े। बहुत सिंपल से, 1 डे एट ए टाइम, जस्ट फॉर टुडे, इजी डज इट, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो जब मैं इन सब स्लोगन्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करती हूँ ना, तो ही मैं अपनी लाइफ में प्रेजेंट में जी पाती हूँ। तो ही मुझे ये लगता है कि हाँ, मेरा जीवन तभी अच्छा होगा कि मैं इन टूल्स को फॉलो करूं। तो ये टूल्स मुझे हर सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से पीसफुल रखना है, किस तरह से serene रखना है, किस तरह से एक अच्छा जीवन बिताना है, उसका रास्ता दिखाते हैं। तो मैं इससे अपने जीवन में जो डर भरे हुए थे, जो गुस्सा, जो खुद्दस भरी हुई थी, उससे मैं अपने आप को शिफ्ट कर पाती हूँ कि मेरे अंदर उम्मीद आती है, मेरे अंदर शक्ति आती है कि मैं हाँ, किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ। मैं किसी भी सिचुएशन से बाहर आके अपने लिए खुशी का चुनाव कर सकती हूँ, अपने लिए सेरेनिटी का चुनाव कर सकती हूँ।
और जब मैं ये करती हूँ ना तो मैं अपने आप को उस आइसोलेशन से भी तोड़ पाती हूँ, जहां मैं अपने आप को सेल्फ पिटी में ले जाकर, मुझे ये लगता था कि सारी दुनिया सिर्फ मुझे बेचारा समझ रही है, वो ये मान रही है कि हाँ मुझसे ज्यादा दुखी कोई इंसान ही नहीं है, तो वो जबरदस्ती मेरे ऊपर सहानुभूति दिखा रही है। उससे मैं, उस आइसोलेशन से मैं अपने आप को बाहर निकाल पाती हूँ। मैं अपनी उस शक्तिहीनता को जो जब मैं स्वीकार कर लेती हूँ तो मैं ये समझ पाती हूँ कि अब मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं। मैं अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को पहचान कर उस पर काम कर पाती हूँ, अपने हुनर को और निखार पाती हूँ, वो चाहे किसी भी चीज में हो। तो मुझे वो सुकून मिलता है। तो मैं अपनी हैप्पीनेस को, अपनी सेरेनिटी को रिक्लेम कर पाऊंगी अपनी लाइफ में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रोग्राम में आ गई हूँ तो अब मेरे सामने कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर अब मुझे इस प्रोग्राम के टूल्स ने, स्टेप वर्क ने, स्लोगन्स ने वो एक मैप तैयार करके दे दिया है कि कि मैं इन परिस्थितियों से किस तरह से एक शक्ति के साथ नेविगेट करके अपने जीवन को खुशी की तरफ ले जा सकूं, शांति की तरफ ले जा सकूं। तो जब मैं इस प्रोग्राम की छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू करती हूँ, तो ही मुझे वो कहते हैं ना, वो आनंद प्राप्त होता है जिसके लिए मैं सालों तक तरसती हूँ। तो सच में कई बार जब मैं बैठ के सोचती हूँ ना कि ये कितना खूबसूरत कार्यक्रम है, तो मैं कई बार अपने लव्ड वन के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि उनकी वजह से मुझे ये कार्यक्रम मिला। क्योंकि ना तो मैं इतनी रिलीजियस थी और ना ही मुझे ये बाबा के मतलब कहते हैं ना, ये जो साधु संत हैं उनकी किन्हीं बातों पे मुझे विश्वास होता था। क्योंकि मुझे शुरू से ये लगता है कि ये दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, इनमें बहुत आडंबर है और ये लोगों का गलत फायदा उठाते हैं। तो मैं उन सब चीजों की तरफ कभी अपने आप को मोल्ड ही नहीं कर पाई। तो रियली इस प्रोग्राम ने जो मुझे वो एक बिल्कुल कहते हैं ना, एक पायस रास्ता दिखाया है। एक बिल्कुल कहते हैं ना, बिना किसी आडंबर के मैं अपने आप को उस रास्ते पे चला पाती हूँ कि जहां मैं अपने आप से मिल पाऊं। तो मैं उस चीज को पकड़ के रखना चाहती हूँ। एंड मुझे लगता है कि एलेनॉन से ही मेरे जीवन में वो ठहराव और वो खुशी आई है जिसके लिए मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था। विद दिस मैं अपनी शेयरिंग एंड करना चाहूंगी। आप लोगों ने मुझे इतना पेशेंटली सुना, मेरी बातों को से अगर आपको कुछ गलत लगे तो प्लीज उसे छोड़ दीजिएगा, जो अच्छा लगे उसे अपना लीजिएगा। थैंक यू सो मच पाइनियर ग्रुप फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर हियर। ओवर टू यू विवेक, आप प्लीज एंड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट तरंग। हाय दोस्तों, विवेक अल्कोहलिक। एक और बात कि जब सर्विसेज की बात आती है एए में, तो एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मुझे याद आती हैं और लगती हैं कि वो कहा गया है कि एज अ रिजल्ट ऑफ मतलब इन कदमों के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति आने के पश्चात, ओके, उसके बाद हमने ये किया। दैट टेल्स मी कि मेरे साथ में क्या गड़बड़ होती थी। जैसे मैंने कहा ना कि मैं फैमिली को घुमाने लेकर गया या उनको मैंने शॉपिंग पर लेकर गया, तो अब इसको एक तरह से आप सर्विस मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि ये मैं अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहा हूँ। हो क्या रहा था कि ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जैसे मैंने अभी ह्यूमिलिटी की भी बात की थी, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग नदारत थी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही नदारत था। तो ये सर्विस करने के कारण से मेरे अंदर एक शांतता आने के बजाय ना उल्टे घमंड आता था। यही चीज ए में भी हो रही थी। व्हेन नथिंग वर्क्स, हेल्पिंग अनदर अल्कोहलिक वर्क्स। लेकिन मेरे साथ तो ये उल्टा होता था। किसी को हेल्प करने के बाद में मुझे लगता था कि मैं ही इसके लिए वो कृपालु भजमन हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ इसकी हेल्प नहीं करता तो ये क्या करता। किसी अल्कोहलिक का फोन आया कि मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया है, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करूं। मैं उससे बात करता 15 मिनट, वो शांत हो जाता, थैंक यू बोलता, और मैं अपने मन में सोचता कि यार इसको मैंने रिलैक्स होने से बचा लिया। आज मैं नहीं होता तो इसका क्या होता। तो क्योंकि ये यूजफुलनेस के लिए ये जो मैं यूजफुल हुआ, मैं किसी की हेल्प कर पाया, इसके लिए ग्रेटिट्यूड आने के बजाय ना मेरे अंदर ईगो आ गया था। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई, जो मेरी वाइफ से, बेटी से जो मेरे व्यक्तिगत संबंध है ना, उनके ऊपर भी ये पूरी तरह से लागू थी। कि मैं इसको कभी, जैसे मैंने कहा ना कि ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर नहीं था। मुझे बस ये दिखता था कि भाई क्या नहीं है,
क्या है उसको मैं कभी देख ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। मेरे साथ में क्या गलत हुआ है, मैंने लोगों के साथ क्या गलत किया वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरे साथ में क्या अच्छा हुआ है मैं इसको भी कभी नहीं देख पाता था। तो बस मेरे साथ क्या गलत हुआ है मैं वो देख पाता था, है ना, क्या चीज मेरे लिए पेनफुल है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में ना धीरे धीरे मैं सीखता हूँ कि मैं सोबर हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी हेल्थ ठीक है, दोस्त अभी भी हैं, ओके। और ये छोटे मोटे सरप्राइजेस मुझे आए दिन मिलते रहते हैं। अब ये पूछा था मैंने किसी को, कई बार ये पूछा था कि भाई आप कहते हो कि RID, तो RID में ये जो डिसकंटेंटेड ये वाली जो बात है ये कैसे ठीक होगी। तो मुझे कहा था कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना पड़ती है उसकी, वो बड़ा भारी भरकम शब्द था। तो सिंपल भाषा में है ना, बिग बुक ने उसके लिए समझाया, भाई वी विल नो पीस, वी विल नो पीस, मतलब हम शांति को जानेंगे, प्रोमिसेस में है ना। तो वो जानेंगे मतलब एक्चुअल वो ये नहीं है कि हमको शांति मिल जाएगी, हमको ये समझ में आएगा कि शांति क्या होती है। तो वो आध्यात्मिक जागृति जो है ना उसका मतलब मेरे लिए था कि यार मेरे अंदर भय नहीं रहेगा, मतलब या रहेगा भी तो कम रहेगा, परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। मेरे अंदर सेल्फिशनेस जो है वो पहले से कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो कम होने लगेगी। सेल्फ सेंटर्डनेस के ऊपर मेरा ध्यान जाएगा। मैं उसके ऊपर काम करूंगा, है ना। प्रेम, अभी जैसे मैं कह रहा था कि वो हासिल करने का नाम नहीं है, देने का नाम है ना। मैं लोगों के लिए उस तरह से उपयोगी हो पाऊंगा जिस तरह से वो चाहते हैं। जैसा मैं चाहता हूँ ऐसे नहीं, क्योंकि मेरे तरीके से तो मैं फिर अपने अंदर ईगो भर लेता हूँ गले गले तक। मेरे अंदर लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति स्वीकार्यता आएगी, और जब ये होगा तो अपने आप मेरा एक उच्च शक्ति से संपर्क बढ़ेगा। मुझे शुरू में लगता था सेल्फ विल गॉड्स विल कैसे समझ में आती है। जैसे जैसे मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी कम होती है वैसे वैसे मेरा हायर पावर से कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, मेरा हायर पावर से कनेक्शन इंप्रूव होता है और मुझे अपने आप वो समझ में आने लगती है ना। तो शुरू में ना मुझे इस चीज को लेके कंफ्यूजन होता था। शांति, मतलब खास तौर से मैं कहूँ कि खुशी, है ना, खुशी को मैं सेरेनिटी समझ लेता था। दोनों में बहुत अंतर है। मैंने कोई अच्छी चीज की, कुछ हासिल किया, तो वो जो मुझे खुशी हो रही है वो एक टेम्परेरी स्टेट है, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड। मैं कभी दहाड़े मार के रो रहा हूँ या मैं ठहाके मार के हंस रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्टेट है जो किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं। इसके लिए, ऐसा होने के लिए बाहर की किसी चीज पर मैं निर्भर हूँ। जैसे अगर मुझे किसी ने लकड़ी मार दी तो थोड़ी देर तक दर्द होगा, फिर वो दर्द कम हो जाता है। तो ये एक स्टेट है जो कि किसी बाहरी कारण पर निर्भर है। मेरे अंदर जब वो चेंज आएगा ना, तब मेरे अंदर वो शांति आएगी, वो डिसकंटेंटमेंट वाली जो चीज है वो कम होनी स्टार्ट होगी, मेरा इमोशनल बैलेंस जो है वो इम्प्रूव होगा। और जैसे मैं कह रहा था ना कि आईने में देखता हूँ तो यार अपने आप के लिए इज्जत आती है, अब अपने अचीवमेंट्स के लिए नहीं, अब इसके लिए आती है कि यार ये जैसा मैं फील कर रहा हूँ, ये जो मैं आज महसूस करता हूँ, जो मैं ऐसे पूरे समय आनंदित सा रहता हूँ, ये जो किसी ने मुझे बताया मैं उसके लिए कर पाया, इसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रिया हूँ कि मेरे जैसे ठस दिमाग को ये आया कि हाँ यार मैंने ये किया, मैं इस चीज को देख पाया, है ना। तो समझ में मुझे आया कि भाई मुझे कोई दुखियारा बन के नहीं रहना है, मुझे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से भागना नहीं है। उसका बहुत ही एक सिंपल सिंपल सा सॉल्यूशन दिया हुआ है कि आप अगर हैप्पीनेस, सेरेनिटी और इनकी बातें करते हो तो यार ये उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी जैसे आप चाह रहे हो, है ना। इसका एक अपना तरीका है, और अगर आप वो तरीके को नहीं अपनाओगे तो स्टिल शराब से दूर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अभी भी अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म में बने रहोगे। बीमारी, इलनेस वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। फाइनेंशियल ट्रबल्स, आर्थिक समस्याएं भले आपके साथ आ रही हो या नहीं आ रही हो, लेकिन आप उनको न्योता देने का काम जरूर कर रहे हो। मैं अगर सोब्राइटी में आने के बाद में अच्छा कमाने लग गया हूँ, दैट डजंट मीन कि मुझे पैसों को हैंडल करना आ गया है, या पैसे वाले फ्रंट पे उस मामले में मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। नहीं यार, ये नहीं कह सकता दोस्तों, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। मुझे लगता था पैसे के मामले में मैं बहुत होशियार हूँ, मैंने अच्छा पैसा कमाया, और उससे भी बड़ी बात थी कि जब मेरी शराब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तब मैंने बिल्कुल ध्यान रख के
पैसों में डील करना बंद किया था। मतलब तो फिर मुझे ये लगता था यार मैं इस मामले में तो कम से कम बहुत ही समझदार हूँ, बहुत अटेंटिव हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे ये पर्सनली फील हुआ कि अपने बिजनेस में भी मैं कई सारी ऐसी गलतियां करता था, खास तौर से लोगों से जो रिश्ते हैं मेरे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं कई गुना ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता था। एक बार मेरे एक रिश्तेदार ने मुझसे ये बात कही थी, ऐसे ही उन्होंने बोली थी कि मेरे घर के मेरे पेट नेम से कि यार पता है तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है। मैं उनको बता रहा था इस क्लाइंट ने वो किया उसने किया, उन्होंने बोला तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू है। मैंने सोचा ये नौकरी पेशा है, 65 साल का आदमी ये क्या समझेगा। वो यहाँ आके समझ में आता है यार, है ना। तो मुझे आज ये समझ में आता है कि रिकवरी वो नहीं है जो मैं मानता था यार, है ना। रिकवरी इसलिए है कि यार मैं एक आजादी से जीऊं। मुझे यार इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए कि बस मैं आप प्लीज मेरी बात को आई जस्ट होप कि मेरी बात का कोई अलग मतलब ना निकले, लेकिन रिकवरी का मतलब ये नहीं है यार कि बस एक के अलावा मेरे कोई दोस्त ही नहीं होने चाहिए। मैं कई बार मीटिंग्स में सुनने में आता है ना, कि घर काम मीटिंग, घर काम मीटिंग। वो इनिशियली ठीक हो सकता है ना, लेकिन मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, मेरे कजिन है, मेरे रिश्तेदार है, मेरी एक दुनिया थी, वो है और वो अभी भी रहेगी। ए तो मेरे लिए ए ने तो मेरे को एक दूसरा जीवन दिया है, इसके लिए तो मैं फॉर एवर ग्रेटफुल रहूंगा। मैं मेरे माँ बाप के लिए फॉर एवर ग्रेटफुल हूँ। दैट डजेंट मीन ना कि मैं मेरे माँ बाप के चरणों को छोड़ के कहीं जाता ही नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है। मेरी एक अपनी भी दुनिया है, मैं उसमें भी जीता हूँ। उसमें जीने का मतलब माँ बाप के लिए मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो यार ए मुझे वो लाइफ प्रॉमिस करता है कि मैं हर चीज को फ्रीडम से एंजॉय कर पाऊंगा। मैं ईगो को प्रैक्टिस करने के लिए चीजों को एंजॉय नहीं करूंगा। एंजॉयमेंट की ट्रू डेफिनेशन क्या है वो मुझे यहाँ पर समझाई गई, और कहा गया कि ये आपके अंदर, जैसे कहा कि आपके अंदर ठूसी नहीं जा सकती, ये एक अंदर का एनलाइटनमेंट है। जैसे जैसे आपके आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, या आपके अंदर बढ़ने लग जाएगा अपने आप। दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा आपको। आप जैसे जैसे उपयोगी बनेंगे, अपनी डेफिनेशन से नहीं, दूसरों की डेफिनेशन से, है ना। मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे फोन किया, है ना, तो फोन करके वो अपनी पत्नी की बुराई कर रहा है, परेशान है बेचारा, है ना। पत्नी उसकी बिल्कुल वो पुरानी हिंदी पिक्चरों की शशिकला टाइप है। मैं उसको इधर ज्ञान बांट रहा हूँ, तुमको लाइफ हैंडल करना नहीं आता। मुझे ये समझना पड़ेगा कि इस समय वो क्या चाहता है ना। मैं अपना नहीं चला सकता। मैं हंसता हूँ तो क्या दूसरे की हंसी उड़ा रहा हूँ, है ना, या फिर मैं मेरे हंसने से किसी और को तकलीफ हो रही है। अब सुनने में बड़ी भारी बात लगती है ना, लेकिन वो मेरे लिए ये जरूरी है इन चीजों को समझना। परफेक्ट नहीं हो सकता मैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये समझना जरूरी है। इमोशनल सोब्राइटी, बिल डब्ल्यू साहब ने वो कितना तकरीबन मेरे ख्याल से 20 साल की सोब्राइटी के बाद में उन्होंने वो लिखा, इमोशनल सोब्राइटी द नेक्स्ट फ्रंटियर। ग्रेप पाइन उन्होंने वो लेटर लिखा 2-4 पन्ने का। उसमें उन्होंने ये लिखा कि भाई मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं इमोशनली लोगों पर डिपेंडेंट हो गया। अभी तरंग ने भी जिक्र किया था वो बात का, है ना। तो मैं कितना लोगों पे लद जाता हूँ, मैं कितना पॉजेसिव हो जाता हूँ इस अंडर दिस डिस्गाइज कि भाई मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ तो मुझे भी इतना प्रेम मिलना चाहिए, है ना। ये एक्सेप्टेंस कि यार वो सामने वाले से मुझे उतना प्रेम मिले ना मिले, मैं तो अपनी तरफ से करता रहूंगा। तो ये ऐसे होना आसान नहीं था। जैसे मैंने कहा ना कि एक प्रोसीजर है, एक कहें कि एक मॉडल है ना, उसको फॉलो करना जरूरी था। वो ट्रू हैप्पीनेस तभी मिल सकती थी, अदरवाइज तो वो नहीं मिल सकती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कोई सा भी हो। और उस रिश्ते में वो जो दो लोग हैं, वो चाहे पति पत्नी हो, चाहे वो दो दोस्त हों, चाहे दो भाई हों, या दो बहन भाई हों, इनका रिश्ता सबसे बढ़िया तब चलता है जब दोनों एक दूसरे पे इमोशनली डिपेंडेंट ना हो। इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल डिपेंडेंस में बहुत अंतर है यार, है ना। मैं आज अगर मैं अगर कोई ऐसी घटना सुनता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली कि मेरे देश इंडिया के किसी शहर में कहीं पर किसी ने गोली चलाई और 2 लोग मर गए,
तो मुझे दुख होता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, दुख हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी दिन भर की लाइफ उससे डिसरप्ट हो जाती है। मतलब मैं अपनी कंट्री के लिए इमोशनली अटैच्ड हूँ, है ना। कोई बाहर की कंट्री वाला इंडिया की बुराई करेगा, मुझे बुरा लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। मतलब मेरा इमोशनल डिपेंडेंस तो नहीं है ना उस पर। ये मुझे लगता है पर्सनल रिलेशंस में भी ये अपनाना बहुत जरूरी था। तो ना मुझे बहुत ज्यादा अति उस चीज की करनी है, और ना मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट सामने वाले से इतना ज्यादा करना है। दैट विल लीड मी टू हैप्पीनेस एंड सेरेनिटी। थैंक यू। मेरे ख्याल से टाइम भी हो चुका है, इट्स 10:17 ऑलरेडी। सो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत आभार आप सबका कि आपने हमको बोलने का मौका दिया। जस्ट वन लास्ट थिंग, मुझे कभी शुरुआत में ये नहीं लगता था कि कभी 7 साल भी पूरे होंगे। ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, उस समय तो 3 साल वाले को भी देख के लगता था मैं तो ये कभी नहीं कर पाऊंगा। तो अगर कोई नए लोग हैं तो यार मैं सच में ये कह रहा हूँ कि अगर मैं, मतलब विवेक है, अगर 7 साल पूरे कर सकता है तो फिर कोई भी कर सकता है। थैंक यू।